हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को 5 राजवंशों को पढ़ना है और इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको जो है दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में हम लोगों को टोटल 5 राजवंशों को पढ़ना है। देखिए कौन कौन को। एक है गुलाम वंश को पढ़ना है, खिलजी वंश को पढ़ना है, तुगलक वंश को पढ़ना है, सैयद और लोधी वंश को पढ़ना है। टोटल इन 5 राजवंशों को इसमें पढ़ना है। ये दोनों तो बहुत ही छोटे छोटे हैं, लेकिन ये तीनों को जो है थोड़े लंबे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग को दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले जो हम लोग को याद करना है, ये इसी का क्रम पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम बताएं कि पहले गुलाम आया, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो इनका ही क्रम पूछ लिया जाता है। तो इसे हम लोग जो है ऐसे तो आपको अगर याद करना चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अगर आपको याद नहीं होता है तो उसको आप मैं ट्रिक बताता हूँ, उसके माध्यम से याद रखिएगा। इसका एक छोटा सा आपको एक वाक्य रखना है, याद रखना है क्या कि गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना। गुलाब खिले तो सूंघ लो, क्या याद रखना है? गुलाब खिले तो सूंघ लो। एकदम आसान है, याद भी आप लोग को हमेशा याद रहेगा कि गुलाब खिलता है तो लोग सूंघ ही लेते हैं, तो गुलाब खिले तो सूंघ लो, है ना। देखिए अब गुलाब से क्या है? गुलाब खिले तो सूंघ लो। ठीक है, गुलाब से क्या है? गुलाम वंश। उसके बाद है खिले, खिलने से क्या है? खिलजी वंश है। तो से हो गया आपका तुगलक वंश है। उसके बाद सूंघ लो, सूंघ से है आपका सैयद वंश, और लो से है लोधी वंश, है ना। आसान है ना, बस इसे आप लोगों को याद रखना है। गुलाब खिले तो सूंघ लो, और ये आपको क्रम से ये 5 राजवंश जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। गुलाब खिले तो सूंघ लो, इसे आप लोगों को याद रखना है। गुलाब खिले तो सूंघ लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले से हो गया खिलजी वंश, तो से हो गया तुगलक वंश, सूंघ से हो गया सैयद वंश, और लो से हो गया लोधी वंश। बस ये आपको क्रम से याद रखना है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। चलिए ये बातें तो हम लोगों ने देख लिया, क्या क्या? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अब मैं जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग को पहले देखना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है गुलाम वंश। इनको मैं साफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जो हम लोग को सबसे पहले देखना है वो देखना है गुलाम वंश को। गुलाम वंश को जो हम लोग दास वंश या ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम को दास वंश या ममलूक वंश या गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है मोहम्मद गौरी जो आया था उसके ये लोग दास थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी के शासनकाल में ये लोग जो हैं दास थे, इसीलिए ये दासों का काल आगे चलता है, इसलिए इसे जो है गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ गए इसे गुलाम वंश कहा क्यों जाता है, इसी कारण से कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका संस्थापक है, ये मोहम्मद गौरी के समय ही दास था। चलिए अब इसमें हम लोग जो पहला शासक पढ़ना वो कौन सा पढ़ना है? कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का या ममलूक वंश का या दास वंश का संस्थापक। इससे आपको ये ममलूक को याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में यही दे दिया जाता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम लोग दास दास याद किए रहते हैं, ये ममलूक अक्सर देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, तो चलिए तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने जो है जैसे पहले अभी जो राजा जो बादशाह की उपाधि लेते हैं, है ना, शाह या शाहजहाँ शाह की उपाधि लेते हैं, तो इसने जो है ऐसी उपाधियाँ नहीं ली थी। ठीक है, इसने देखिए कौन कौन सी उपाधि ली। इसने जो है मलिक की उपाधि ली और सिपह सलार की उपाधि ली। कौन सी उपाधि ली? मलिक की उपाधि ली और सिपह सलार की उपाधि ली थी। ठीक है, इसे याद रखना हम लोग को। इसने जो है बादशाह या नवाब की उपाधि नहीं ली थी, बल्कि इसने मलिक या सिपह सलार दोनों उपाधियाँ धारण की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरी है कि इसने जो अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाई। किसकी बनाई? इसकी राजधानी जो थी ये लाहौर थी। इसने जो है प्रत्यक्ष रूप से भारत में आके शासन नहीं किया, और इसकी राजधानी भी भारत में नहीं थी, ये इसकी राजधानी तभी लाहौर में थी उस समय। और इसकी मृत्यु भी जो है लाहौर में ही हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु लाहौर में ही हो जाती है। और इसकी मृत्यु जो होती है वो चौगान, जिसको अभी हम लोग पोलो कहते हैं, उसके खेलते समय जो इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतनी बातों को इसमें याद रखना है। ठीक है, इसकी मृत्यु कहाँ जाती है? इसकी राजधानी लाहौर थी और लाहौर में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती कैसी है? चौगान या पोलो खेलते समय। इसे एग्जाम में पूछा जाता है किसकी मृत्यु जो है चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, मतलब कि लाखों का दान देने वाला, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उदार किस्म का व्यक्ति था ना, वो जो अपने धन दौलत को गरीब लोगों में दान दिया करता था, इसीलिए जिसे लाख बख्श मतलब कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। अब देखिए इसने जो है 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया, जो कि आपके एग्जाम में
देखने को मिलता है। एक था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कौन सा? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में इसने बनवाया। दिल्ली मेहरौली जहाँ कुतुब मीनार है वहीं पे यह है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, वहाँ पे अवस्थित है। इसने दिल्ली में है। ये किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण अजमेर में कराया। कहाँ पे? 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए इसे कहा जाता है कि ये जो है आनंद फानन में जल्दी में इसने जो है लगभग 2.5 दिन में इस मस्जिद का निर्माण करवा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जो कि अजमेर में स्थित है। और एक खास बात यह है, कुतुब मीनार की नींव भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। हालांकि इसने पूरा नहीं करवाया है, पूरा हम लोग आगे देखेंगे कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया, लेकिन कुतुब मीनार की नींव जो नीचे का फाउंडेशन होता है वो किसने बना दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तैयार कर दिया था। ठीक है, तो इसे याद रखना है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इतनी बातें हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो शासक होता है वो आता है इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश। इसमें हम लोगों को मुख्यतः ऐसे शासक तो गुलाम वंश से बहुत सारे हुए, लेकिन छोटे छोटे हुए, लेकिन हम लोग को मुख्यतः इसमें 4 पढ़ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान बहुत ही महत्वपूर्ण, और बलबन, इन्हीं चारों को मुख्यतः फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कौन था तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर कहा जाए वास्तविक संस्थापक कौन था तो वास्तविक संस्थापक हो जाता है इल्तुतमिश। अब देखिए इसे वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? पहली बात देखिए, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, लेकिन मतलब कि भारत से बाहर थी। ये पहला शासक बना जिसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली अर्थात भारत में स्थापित किया, इसलिए इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरी बात कि हाँ, तो इसलिए इसे जो है वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसे जो है गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इसे याद आप लोग ऐसे याद रखिए, देखिए आसानी से याद हो जाएगा। जब पूछता है एग्जाम में गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है तो कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है, इसमें और इसमें, इसे टिक मारे कि इसे टिक मारे। देखिए अभी मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था, है ना, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और ये जो था इसका भी गुलाम था, है ना, ये था गौरी का गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसे, ये तो खुद गुलाम था, ये गुलाम का भी गुलाम था, है ना, इसीलिए कहा जाता है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, है ना। ऐसे याद रहेगा आसानी से। क्या समझे? ये तो खुद गुलाम था ही, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इसका भी गुलाम ये था इल्तुतमिश, इसीलिए इसे जो है गुलाम का भी गुलाम कहा जाता है। किसे? इल्तुतमिश को गुलाम का भी गुलाम कहा जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब देखिए इल्तुतमिश जो है बहुत सारे कार्य करता है। जैसे देखिए इसने जो है चालीसा दल या तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। क्या किया? चालीसा दल, मतलब कि 40 लोगों का दल बनाया, और वो दल जो था तुर्क लोगों का था, इसलिए इसे तुर्क ए चहलगानी कहा गया। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछता है कि दल चालीसा दल या तुर्क ए चहलगानी का गठन किसने किया तो इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश का एक और एग्जाम में पूछता है किसने जो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। किसने? इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। अब देखिए इसके सिक्के कौन थे? इसका सिक्का था तांबा का जो सिक्का था उसे कहा जाता था जीतल, है ना, और जो चांदी का सिक्का था उसे कहा जाता था टंका। जो तांबा का सिक्का था उसे कहा जाता था जीतल, और जो चांदी का सिक्का था उसे कहा जाता था टंका। अब इसे याद देखिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है कोर्स में, इसे ऐसे याद रख सकते हैं आप लोग, ताज़ा, है ना, एक को ताज़ा एक को चाटा याद रख सकते हैं। ताज़ा मतलब कि जो तांबे का था वो जीतल था, है ना, जो तांबे का था वो जीतल था। चाटा जो चांदी का था वो टंका था। क्या समझे? देखिए ताज़ा जो तांबे का था वो जीतल, और जो चांदी का था वो टंका। ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ताज़ा चाटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया? कुतुब मीनार का मैंने बताया था कि नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, और इसे पूरा करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है कुतुबुद्दीन को, है ना, कुतुबुद्दीन को कुतुब मीनार का निर्माण को पूरा करने का श्रेय जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए इसके समय एक इतिहासकार रहता है जिसका नाम रहता है मिनहाज, है ना, कौन रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के समय एक इतिहासकार रहता है जिसका नाम था मिनहाज। मिनहाज का एक किताब जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तबकात ए नासरी। क्या है? तबकात ए नासरी जो है मिनहाज के किताब का नाम है, जिसमें इसका वर्णन किया गया है। इल्तुतमिश के बारे में और भी राजाओं का वर्णन है, तो मिनहाज जो है इसके समय था, और मिनहाज की किताब का नाम है तबकात ए नासरी। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग को इतने फैक्ट्स को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक महान शासिका, इस समय आती है रजिया सुल्तान, है ना।
रजिया सुल्तान सबसे पहली मुस्लिम शासिका ये मानी जाती है इस समय की। अब देखिए रजिया सुल्तान इस समय खास इसलिए हो जाती है, शासिका महिलाएं शासिका जो है बाद में ही बनी, लेकिन रजिया सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये था मध्यकाल का शासन, है ना। और मध्यकाल में जो है महिलाओं को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता था, महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के आगे नहीं दिया जाता था। उस समय जो है पर्दा प्रथा का शासन था, है ना। पर्दा प्रथा का चलन था, महिलाएं हमेशा पर्दे में रहा करती थी। वैसे में एक महिला जो है पर्दा को त्याग करके बाहर आती है और शासन में प्रत्यक्ष रूप से जो है भाग लेती है, इसलिए इसे जो रजिया सुल्तान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और न केवल शासन में भाग लेती है बल्कि काफ़ी हद तक सफल भी रहती है, लेकिन उसका जो स्त्री होना है वो लोगों को भाता नहीं और उसकी जो है हत्या करवा दी जाती है। कई इतिहासकारों ने एलिफिंस्टन ने कहा है कि अगर रजिया स्त्री न होती तो एक महान शासकों में इसका जो है नाम लिखा जाता है ना। आगे हम लोग देखेंगे। तो रजिया जो है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिस समय महिलाओं को कोई छूट नहीं था उस समय ये आगे निकल के आती है और शासन की बागडोर संभालती है, ठीक है। तो देखिए रजिया का सबसे पहले आपको कार्यकाल भी याद रखना है। रजिया का कार्यकाल 1236 से 1240 है ना। देखिए छोटा शासनकाल है 4 वर्ष का, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो रजिया का जो है कार्यकाल है 1236 से 1240 का इसका शासन का समय है। रजिया देखिए खास बात इसकी क्या है, रजिया मतलब कुबा या कोट या कुबा, जिसे कि अभी कोट कहा जा सकता है, कुलाह जिसे कि टोपी कहा जाता है, हैट जो गोल टाइप का देखते हैं वो टोपी था कुलाह, और कुबा मतलब कि कोट जो राजा धारण करते थे उसे पहन के जो है सबसे पहले, और पर्दा प्रथा को इसने त्याग दिया, मतलब कि मुँह झाँप के जो रहते थे उसे इसने जो है त्याग दिया था, इसलिए रजिया महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए ये जो है जब गद्दी पे बैठी तो इसने जो है कुबा मतलब कि कोट पहनना शुरू किया और कुलाह मतलब कि टोपी पहनना शुरू किया और पर्दा प्रथा को त्याग दिया, ठीक है। ये बातें हो गई इसके बाद इसके समय जो है एक अश्वशाला विभाग था, है ना। क्या था? अश्वशाला विभाग, जिसे कहा क्या जाता था आमीर आखूर, उसके प्रधान को कहा जाता था आमीर आखूर। अश्वशाला विभाग का क्या कहा जाता था? आमीर आखूर कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था एलिफिस्टन ने इसके बारे में क्या कहा है कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम महान शासकों में लिया जाता है ना। ये किसने कहा है? एलिफिस्टन ने, एक इतिहासकार है जिसने ये कहा है कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम महान शासकों में लिखा जाता, ठीक है। चलिए ये बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं बलवन। इसमें अगला शासक रजिया के बाद, जो रजिया को हम लोग को इतना ही देखना है, रजिया का जो है कार्यकाल आपके इतिहास में बहुत सुनने को देखने को मिलता है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से तो इतना ही काफ़ी है, इसे ही हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब हम लगाते हैं बलवन। बलवन से अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन बनने को मिलता है। देखिए बलवन खां की एक उपाधि थी जिसे कहा जाता है उलूम खां, है ना। बलवन खां को उलूम खां के नाम से भी जाना जाता है। बलवन का देखिए, बलवन जो है दल चालीसा दल का समाप्त कर देता, मतलब तुर्क के चहलगानी को समाप्त कर देता। तुर्क के चहलगानी बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने बनाया था। और ये जो था चालीसा दल इल्तुतमिश के समय जो है बलवन इसी में कार्य कर रहा था। तो बलवन समझ चुका था कि इसे जो है समाप्त करना आवश्यक है, इसलिए बलवन जो है चालीसा दल को समाप्त कर देता है। क्या करता है? बलवन चालीसा दल को समाप्त कर देता है। अब देखिए बलवन जो है अपने आप को अफरासियाब, मतलब कि ईरान का एक जो है महान वंश था अफरासियाब वंश, उससे अपने आप को जोड़ता था। इसका कहना था कि हम लोग जो है ये छोटे मोटे वंशज नहीं, हम लोग जो है अफरासियाब, ईरान के एक महान वंशज अफरासियाब वंश के शासक हैं, ठीक है। चलिए इसने जो है ये एग्जाम में आपका खूब पूछता है, इसने जो सिजदा प्रथा को शुरू किया, पैबोस को प्रथा को शुरू किया और नवरोज त्यौहार को मनाना शुरू किया। देखिए सिजदा क्या होता है आप लोग सुनते हैं, मैं आपकी सजदा करता हूँ, सिजदा करता हूँ मतलब कि झुकना, आपके सम्मान में नीचे झुकना को कहा जाता है सिजदा करना, ठीक है। और पबोस को क्या कहा जाता है? झुकने के साथ साथ आपके कदम को चूमना, है ना, पैरों को झुक के आपके पैर को चूमना जो कहा जाता है ये पबोस कहा जाता है, ठीक है। सिजदा क्या कहा जाता है? आपके सम्मान में सर झुकाना। और पबोस क्या होता है? झुकने के साथ साथ आपके कदम को चूमना, ये कहलाता है पबोस प्रथा, ठीक है। और इसके साथ जो है इसने जो है नवरोज प्रथा, ये जो है फारसी त्यौहार है, इसे जो नवरोज त्यौहार को मनाना शुरू करता है कौन? बलवन। आपके एग्जाम में खूब पूछता है, ठीक है।
अब देखिए बलवन जो है देवी राजत्व सिद्धांत को शुरू किया। देवी राजत्व सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि राजा जो है वही देवता का रूप है ना, राजा जो है वही देवता का रूप है, इसे ही कहा जाता है देवीय राजत्व सिद्धांत। मतलब कि राजा ही सब कुछ है, वही ईश्वर के समान है, इसे कहा जाता है देवी राजत्व सिद्धांत। और ये किसने दिया? ये दिया था बलवन ने दिया था। ठीक है, चल देखिए बलवन जो है एक उपाधि लेता है, जिल्ले इलाही की उपाधि लेता है। क्या उपाधि लेता है? जिल्ले इलाही। मैंने अभी बताया ना कि देवी राजत्व सिद्धांत मतलब कि राजा जी है, राजा ही जो है वो ईश्वर है या ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो वही यहाँ पे है जिल्ले इलाही की उपाधि लेता है, जिसका तात्पर्य होता है ईश्वर की छाया, है ना। पूछा जाता है जिल्ले इलाही की उपाधि किसने ली, तो बलवन ने जिल्ले इलाही की उपाधि ली, और जिल्ले इलाही का तात्पर्य होता है ईश्वर का छाया। ठीक है, अब देखिए बलवन जो है सेना में जो है काफ़ी सुधार करता है, और उसने एक सेना का विभाग बनाता है, इसे कहा जाता है दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। क्या? दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज, जो कि सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था ना। क्या हुआ करता था? सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। ठीक है, देखिए और ये जो बलवन जो है बड़ा ही जालिम शासक था। इससे जो वहाँ के इसके जो सरदार हुआ करते थे, आसपास के ये अमीर हुआ करते थे, इससे काफ़ी डरते थे। ऐसा कहा जाता है कि बलवन की जब मृत्यु होती है तो इसके सरदार जो है या फिर इसके जो है आसपास के लोग थे, मंत्री वजीर, ये लोग जो 40 दिन तक जो है 30 दिन तक जो है लगभग रोते रहते हैं, दुख शोक मनाते रहते हैं। इनको लगता है कि कहीं अगर बलवन अगर जिंदा रहा और इसने ऐसा देख लिया हम लोग खुशी मनाते तो हम लोग को जो है मरवा देगा, तो 30 दिन 40 दिन तक ये लोग जो इसको शोक मनाते हैं। ठीक है, तो वो सब बातें कहानी है, उसे नहीं याद रखना है, बस इतनी बलवन के लिए प्रमुख बातें हैं, इतने आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए अब ये गुलाम वंश का अंतिम शासक, इसके बाद भी छोटे छोटे कई शासक आते हैं, वो जरूरी नहीं है। अब देखिए गुलाम वंश का जो अंतिम शासक है वो क्या है? कैमूर्स, इसे याद रखना है। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्या है? कैमूर्स, है ना, क्यूमर्स या कैमूर्स, इसे याद रखना है। गुलाम वंश का अंतिम शासक है कैमूर्स। ठीक है, चलिए तो गुलाम वंश में इतना। अब हम लोग देखते हैं गुलाम के बाद गुलाब खिले तो सिंह लो, है ना, सूंघ लो, तो गुलाब हो गया गुलाम। अब हम लोग को पढ़ना है खिलजी। दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा राजवंश आता है वो कहलाता है गुलाम के बाद खिलजी वंश कहलाता है। कौन सा कहलाता है? गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। देखिए खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आप लोगों को पहले इसका संस्थापक याद रखना है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसके कार्यों को देखते हैं हम लोग। खिलजी वंश में मुख्यतः जो हम लोग को अलाउद्दीन खिलजी को देखना है, अलाउद्दीन खिलजी से ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो गया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब देखिए इसने किया क्या कि इसी के समय जो है अलाउद्दीन इसका सेनापति रहता है। इसी के समय जो है अलाउद्दीन जो है देवगिरी पर आक्रमण करता है। कहाँ पे आक्रमण करता है? देवगिरी पर आक्रमण करता है। और यहाँ पे जो शासक रहता है वो रहता है रामचंद्र देव। कौन शासक रहता है यहाँ पे? रामचंद्र देव। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने लगभग 4000 मंगोल मुसलमानों को जो है दिल्ली में लाके बसाता है। कितने हज़ारों को? लगभग 4000 मंगोल मुसलमानों को दिल्ली में ला करके बसाता है, जो कि नवीन मुसलमान कहलाते हैं। और यही मुसलमान अभी जो है दिल्ली में है ना। दिल्ली में कौन से मुसलमान हैं? मंगोल मुसलमान हैं, जो कि नवीन मुसलमान कहलाते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में इतना काफ़ी है। इसके बाद हम लोग इसमें मेन है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद शासक बनता है इसकी हत्या करके। इसे जो सिकंदर एसानी या दूसरा सिकंदर कहा जाता है। किसे? अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर एसानी या दूसरा सिकंदर के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आगे देखते हैं, क्योंकि इसने जो बहुत सारे विजय अभियान चलाते हैं और सब में काफ़ी हद तक सफल रहता है, इसलिए इसे दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी भी कहा जाता है। इसका सबसे पहला आक्रमण देखा जाए तो गुजरात पे आक्रमण करता है। और यहाँ का शासक इस समय रहता है रायकर्ण, है ना। कौन रहता है? यहाँ पे आक्रमण करता है, उसके शासक को याद करना जरूरी है, एग्जाम में बनता है। ठीक है, देखिए गुजरात में जो आक्रमण करता है वहाँ का शासक कौन रहता है? रायकर्ण, इसे याद रखना है। और गुजरात विजय के दौरान ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बनता है। यहीं पे जो है एक किन्नर, मतलब कि किन्नर को प्राप्त करता है, जो कि नाम रहता है इसका मलिक काफूर। क्या नाम रहता है? मलिक काफूर। गुजरात एग्जाम में पूछता है कि मलिक काफूर जो वह कहाँ से लाया था, तो गुजरात विजय अभियान के दौरान ही उसे मलिक काफूर मिला था। और इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। मलिक, ये एग्जाम में बनता है कि मलिक काफूर को क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे जो है
अलाउद्दीन ने जो 1000 रुपये में ख़रीदा था। कितने में? मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 रुपये में ख़रीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी, मतलब कि 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए गुजरात विजय हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ में यहाँ पे क्या करता है? चित्तौड़ में जो है राणा रतन सिंह शासक रहता है। कौन रहता है? जब चित्तौड़ पे आक्रमण करता है तो यहाँ का शासक रहता है कौन? राणा रतन सिंह। ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण जो है रानी पद्मावत को, पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। पद्मिनी काफ़ी खूबसूरत थी, इसलिए जो है इसे प्राप्त करना चाहता था और रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए जो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। मलिक मोहम्मद जैसी का किताब है पद्मावत। कौन सा किताब है? मलिक मोहम्मद जैसी लेखक है, इनका किताब का नाम है पद्मावत। इसी में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इसे हम लोग को याद रखना है कि चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह और रानी थी पद्मिनी। मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत में इसका वर्णन है। ठीक है, अब देखिए, और ये जो है चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर देता है? खिजराबाद। जब चित्तौड़ को विजय कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी तो इसका नाम बदल के कर देता है खिजराबाद। अब देखिए अलाउद्दीन जो है सेना में कुछ सुधार करता है, क्योंकि इसके विजय अभियान काफ़ी करता है तो सेना में सुधार करना आवश्यक था। ये सेना में सुधार करता है, ये जो है सेना को नगद वेतन देना शुरू करता है। इससे पहले जो है जागीर दिया जाता था, लेकिन ये जो है सबसे पहले जो है नगद वेतन को देना शुरू किया। किसने शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले नगद वेतन देना शुरू किया। और इसने जो घोड़ा को दागने का प्रथा शुरू किया। क्या किया? घोड़ा दागने का प्रथा शुरू किया। अब घोड़ा दागने का प्रथा क्यों शुरू किया? देखिए, ये लोग जो राजा होते थे ये लोग अच्छे किस्म के घोड़े लाया करते थे ना, अरबी किस्म के घोड़े लाया करते थे। लेकिन जब ये घोड़ा सेना को दिया जाता था तो लोग करते क्या थे कि अपने जो घर के घोड़े होते थे उसे सेना में दे देते थे और अच्छे घोड़ों को अच्छे दामों पे बेच दिया करते थे और मुनाफा कमाते थे। इसी मुनाफा को रोकने के लिए जो है घोड़ों को दागने, मतलब कि उसके कोई निशान उस पर जो है जला के छाप दिया जाता था, जिससे कि उसे जो है बेचा नहीं जा सकता था। इसीलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागना प्रारंभ किया था। ठीक है, दो याद रखना है, नगद वेतन देना शुरू किया और घोड़े दागना प्रारंभ किया इसने, जो आगे जाकर के शेर शाह भी इसी को अपनाता है। इसके बाद जो इसने भूमि को जो है माप के आधार पर कर लिया गया। पहले होता था कि अनुमान के आधार पर जो कर ले लिया जाता था, लेकिन अब जो है भूमि को माप के आधार पर जो कर लिया जाना शुरू किया। इस व्यवस्था को कहा जाता था मसाहत व्यवस्था। क्या कहा जाता था? मसाहत व्यवस्था। अगर आपसे पूछा जाए कि मसाहत व्यवस्था किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मसाहत व्यवस्था को शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अभी जो सरकार चलती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है अनाज गेहूँ धान बांटा जाता है, वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है कहाँ से मानी जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी को जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे इसने जो 2 प्रकार के कर लगाए, 2 नवीन कर लगवाए। इसे देखिए कौन कौन से कर लगाए। एक था घरई कर। घरई कर मतलब कि लोग जिस घर में रह रहे हैं उस पर कर लिया गया, घरई कर। उसके बाद एक लिया गया चरई कर। ये जो है दुधारू पशुओं से लिया जाता था, जो चरना, जो मतलब कि पशु जो घास चरते थे उसके बदला जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था चरई कर, है ना। जो घरों पर लिया जाता था उसे कहा जाता था घरई कर। जो पशुओं से के चरने के बाद लिया जाता था उसे कहा जाता था चरई कर। ये दोनों किसने लगाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय जब बरीद होता था, जो कि गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे। क्या होते थे? बरीद क्या हुआ करते थे? गुप्तचर अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और खिलजी वंश में हम लोगों को अलाउद्दीन खिलजी को ही मेन पढ़ना। इतनी बातें इसके लिए काफ़ी। अब हम लोग अगला राजवंश पढ़ेंगे गुलाब खिले तो, मतलब कि तुगलक वंश को। अब हम लोग को देखना है तुगलक वंश। हम लोग गुलाम वंश देख लिया, खिलजी वंश देख लिया और तीसरे नंबर पे आता है तुगलक वंश का हम लोग को देखना है। तुगलक वंश की खासियत क्या है कि इन्होंने लगभग इस पूरे शासन में इन्होंने लगभग 94 वर्ष तक शासन किया है ना, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है ना। ये जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी है। इस सब में अगर पूछा जाए सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा तो तुगलकों का कार्यकाल जो सबसे लंबा है, लगभग 94 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इसे याद रखना है। और तुगलक वंश में हम लोगों को 3 शासकों को मुख्यतः पढ़ना। हुए तो बहुत शासक, लेकिन 3 शासकों को हम लोगों को पढ़ना। एक गयासुद्दीन तुगलक जो कि इसका संस्थापक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, ये महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये भी महत्वपूर्ण। इन तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है इसके गाजी मलिक के भी नाम से जाना जाता है और इसका ये संस्थापक है। कौन है? संस्थापक है। तुगलक वंश का संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक या इसे गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। इसे याद रखना है। अगर ऑप्शन में गाजी मलिक दे दे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए याद रखना है
कि गाजी मलिक ने इसकी का नाम है, गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम है, गाजी मलिक के भी नाम से जाना जाता है। इसी के समय थे एक निजामुद्दीन औलिया, है ना, कौन थे? निजामुद्दीन औलिया जो है गयासुद्दीन तुगलक के समय ही थे। इन्होंने यही कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने, इन्हीं का ये शब्द है, दिल्ली अभी दूर है। और एक किसके शासनकाल के समय थे? गयासुद्दीन तुगलक के समय ही थे। इसे याद रखना है हम लोग को। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में अवस्थित है ना, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक ही जो पहला शासक था जिसने कि नहर का निर्माण करवाया। क्या करवाया? नहर का निर्माण कराने वाला संभवतः गयासुद्दीन तुगलक ही जो है पहला शासक था। इन तीनों बातों को इसमें याद रखना है, बस इतना ही। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? MBT। क्या कहते हैं? MBT। और इसे कहते हैं FST। क्या कहते हैं? FST, फिरोज शाह तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का खासियत क्या है? ये जो है पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे योग्य और सबसे पढ़ा लिखा शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके विचार जो थे बहुत आगे तक थे। इसी कारण जो है ये असफल भी हो जाता है। कभी कभी विचार जब उस समय के वातावरण से नहीं मिलते हैं तो लोग को असफल हो जाते हैं। तो यही था, इसकी जो सोच थी बहुत आगे तक थी और वह जो है उस समय लागू नहीं होता था, इसलिए जो काफ़ी विफल भी हो जाता है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा क्या कहा जाता है? इसे पागल कहा जाता है। देखिए पागल उसी को कहा जाता है जो कि काफ़ी आगे तक कभी कभार सोच लेता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो काफ़ी आगे तक की बातों को सोचता था, लेकिन उस समय के लोगों को समझ में नहीं आता था और उसे जो है पागल सुल्तान कहा करते थे। उसे जो है रक्त पिपासु कहा करते थे। उसे जो है निर्दयी कहा करते थे, धर्म भ्रष्ट कहा करते थे, भाग्यहीन आदर्शवादी कहा जाता था, है ना। इन सब बातों को याद रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किन किन नामों से भी पुकारा गया है। तो सबसे पहले पागल कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा गया है, निर्दयी कहा गया है, धर्म भ्रष्ट कहा गया और भाग्यहीन आदर्शवादी भी कहा गया है। और ये सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था जौना खां। क्या था? जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम था और इसे ही जो है उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? जौना खां और उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक को क्या क्या इसने कार्य किए, ये आपके लिए जरूरी। इसने जो दोआब कर में वृद्धि किया। दोआब कर क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, मैदान, उसे कहा जाता है दोआब, है ना। तो दोआब कर में जो है वृद्धि किया, लगभग 10 गुना तक वृद्धि किया। इसने जो है खास बात होता है, इसने जो है अपनी राजधानी को बदल देता है। हम लोग समझ इससे पहले जान गए थे कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी क्या थी? ये जो है इन सब शासकों की दिल्ली ही थी। यह जो दिल्ली से जो है अपना राजधानी देवगिरी ले जाता है, दक्षिण भारत में देवगिरी ले जाता है और इसका नाम बदल के क्या कर देता है? दौलताबाद। इसे याद रखना है कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ले गया था। इसके बाद इसने जो सांकेतिक सिक्के चलाते हैं। उस समय जो पहले चांदी के सिक्के चलते थे, लेकिन ये चांदी के सिक्कों को हटाता है, उसके बदला जो है तांबा जो है उनका सिक्का चलाता है। इसे ही हम सांकेतिक सिक्के के नाम से जानते हैं। तो सांकेतिक सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। इतनी बातें हो गई। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु होती है तो बदायूनी एक इतिहासकार था, वो देखिए क्या कहता है। बदायूनी एक इतिहासकार था, वो कहता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, है ना। क्या कहता है बदायूनी? कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये सब जो कार्य कर रहे थे ये, इससे जो यहाँ की जनता जो है काफ़ी परेशान थी। इसी संदर्भ में ये कहता है कि अब जो है प्रजा जो है सुल्तान से मुक्ति मिल गई और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। तो फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना हम लोग को याद रखना है। अब हम लगाते हैं फिरोज शाह तुगलक, FST। फिरोज शाह तुगलक से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। देखिए फिरोज शाह तुगलक जब आता है तो सबसे पहले इससे जो कार्य किए थे उसे जो है ये जो है समाप्त करने का प्रयास करता है, ताकि लोगों में जो असंतोष था वो कम हो जाए, ठीक है। तो इसे सबसे पहले क्या करता है? करों को समाप्त करता है। जितने प्रकार के कर थे लगभग 24 करों को समाप्त करता है। केवल 4 ही करों को रहने देता है। कौन कौन? जजिया, जकात, खराज, खम्स। इन चारों को रहने देता है, बाकी सबों को समाप्त कर देता है। इसके अलावा एक इससे जो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इससे पहले जितने भी शासक हुए तो सभी से जो है कर लिया करता था, लेकिन ब्राह्मणों से कोई कर नहीं लिया करता था। लेकिन ब्राह्मणों पर जो सबसे पहले कर लगाया वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। और आपके एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में ये बनता है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले कर किसने लगाया था? जजिया कर तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसने जो है तकावी ऋण को माफ़ किया। किसानों पर जो तकावी ऋण दिया जाता है, तकावी ऋण का तात्पर्य होता है किसान को फसल लगाने से पहले ही ऋण दिया जाता है कि आप जब फसल को लगाइए, इसे ही कहा जाता है तकावी ऋण, जो कि अभी भी सरकार देती है। तो
तकाविर इनको इसने जो है समाप्त कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र इकलौता शासक है जिसने की अपनी आत्मकथा लिखी है, और इस आत्मकथा का नाम है फतुहात ए फिरोज शाही। क्या नाम है? फतुहात ए फिरोज शाही। इसे याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जिसने की अपनी आत्मकथा लिखी है तो वह है फतुहात ए फिरोज शाही। इसे याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या है, इसने जो कई विभाग का गठन किया, और ये विभाग जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितनी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले याद रखना है कि दारुल सफ़ा जो विभाग हुआ करता था, ये होता था अस्पताल। क्या होता था इस समय का? दारुल सफ़ा क्या होता था इस समय का? अस्पताल हुआ करता था, दारुल सफ़ा कहा जाता था। एक था दीवान खैरात। दीवान खैरात होता था क्या? दान विभाग। इसमें दान विभाग, इसमें जो है असहाय गरीब को दान दिया जाता था, जिसे कहा जाता था दीवान खैरात, है ना। अभी हम लोग भी खैरात बोलते हैं, तो वही दान विभाग हुआ। इसके बाद इसने जो दफ्तर रोजगार विभाग का गठन किया, मतलब कि दफ्तर रोजगार किसे कहा जाता है? एक रोजगार विभाग को गठन किया गया था। ये एग्जाम में बहुत पूछता है कि किस शासक ने जो रोजगार देने के लिए रोजगार विभाग का गठन किया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद इसने गठन किया दीवान बंदगान। दीवान बंदगान क्या हुआ करता था? दास विभाग का गठन किया था। क्या किया था? दास विभाग का गठन किया था दीवान बंदगान। और दासों की संख्या अगर दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज़्यादा थी वो फिरोज शाह तुगलक के समय ही सर्वाधिक दासों की संख्या थी। इसे हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसने जो अनुवाद विभाग का भी गठन किया था, ये भी याद रखना। अनुवाद विभाग का दिल्ली सल्तनत में किसने गठन किया? फिरोज शाह तुगलक ने। दासों की संख्या सर्वाधिक थी, ये मैंने बता ही दिया कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो दासों की संख्या सर्वाधिक थी। और इसने जो सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। कितने? पंजाब हरियाणा में जो अभी फिलहाल नहर आप लोग देख रहे हैं, ये सारे नहर जो है लगभग फिरोज शाह तुगलक के ही बनाए गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने। और सर्वप्रथम पूछा जाए तो यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर बसाया, और सर्वाधिक नहर बनाया। और सर्वाधिक पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने 2 सिक्के चलाए। कौन कौन? एक अद्धा और एक बिख। इसे याद रखना है। अद्धा और बिख नाम के सिक्के किसने चलाए? फिरोज शाह तुगलक ने चलाए, अद्धा और बिख नाम के सिक्के, ठीक है। इसके अलावा इसने एक नया कर लगाया जिसे कहा जाता था हिक ए सर्व, मतलब कि सिंचाई कर। जब इसने जो है सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया तो नहरों का निर्माण जो हुआ वो सिंचाई व्यवस्था के लिए ही हुआ, सिंचाई पर ही, तो उसने जो है कर लगा दिया जिसे कहा जाता था हिक ए सर्व कहा जाता, हक ए सर्व कहा जाता था। जो सिंचाई कर होता था, जो उपज का 1/10 होता था, मतलब कि 10 में से 1 भाग आप लोग को राजा को सिंचाई कर के रूप में देना है, ठीक हो गया। तो ये हम लोग देख लिए तुगलक वंश। इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलिए, सैयद वंश। और इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश को पढ़ लिया। अब बचते हैं 2 राजवंश, सैयद वंश और लोदी वंश, है ना। कौन कौन? सैयद वंश और लोदी वंश। इसे हम लोग दोनों को समाप्त करना। इसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सैयद वंश। सैयद वंश से पहले हम लोग जो है तुगलक वंश को देख लेते। तुगलक वंश में एक राजा था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन था? अंतिम शासक था उसका नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो मैंने तुगलक वंश में बताया था। इसी के समय जो है 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसका? ये डेट याद रखना है, ये तीनों चीज़ें याद रखना है। तैमूर लंग का आक्रमण कब होता है? 1398 में। और उस समय वहाँ का शासक कौन रहता है? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और किस वंश का ये शासक है? तो तुगलक वंश का शासक है, इसे याद रखना है। और यह तुगलक वंश का अंतिम शासक रहता है। और इसी के समय जब तैमूर लंग आक्रमण करता है तो इसे हरा देता है और इसके राज्य पे कब्जा कर लेता है। लेकिन तैमूर लंग यहाँ पे जो है शासन करने के लिए नहीं आया था, बस वो लूट मार करता है और वहाँ से चले जाता है। लेकिन जब यहाँ से जाता है तो अपने शासन, मतलब कि अपने राज्यों को जो है खिज्र खां को दे देता है। किसे दे देता है? खिज्र खां को दे देता है। और यही खिज्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना कर देता है। किसकी स्थापना करता है? यही खिज्र खां जो है सैयद वंश की स्थापना कर देता है। जो तैमूर लंग जो क्षेत्र दे के जाता है उसी में जो है सैयद वंश का संस्थापक बन जाता है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन हो गया? खिज्र खां, इसे याद रखना है। और इसने जो है रैयत आला की उपाधि ली, है ना। क्या ली? रैयत आला की उपाधि ली, जिसका तात्पर्य हुआ कि हम जो है तैमूर लंग के ही संरक्षक, है ना। मतलब कि स्वतंत्र राजा हम लोग नहीं है, उसी के संरक्षण में है। तो तैमूर लंग का ये संरक्षक माना अपने आप को कहा और रैयत आला की उपाधि ली। और ये जो है नियमित रूप से उसको कर भी बेचता था। किसको? तैमूर लंग को पहले भेजता था। और तैमूर लंग की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था शाहरुख, उसे भी जो है लगातार कर भेजता रहता था, ठीक है। तो इसीलिए इसने जो कोई उपाधि, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। इतनी बातें हो गई आपकी खिज्र खां के बारे में। खिज्र खां के बाद जो शासक बनता है वो बनता है
मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह पहला शासक होता है सैयद वंश का जो कि सुल्तान की उपाधि धारण करता है ना, और यहाँ पे कर देना बंद कर देता है। कहाँ? तैमूरलंग के वंशजों को ये जो है कर देना बंद कर देता है और सुल्तान की उपाधि धारण कर लेता है। ये जो है आप सिक्के चलाता है, खिज्र खां जो सिक्के चलाता है उसमें जो है तैमूरलंग का ही नाम रहता है, लेकिन मुबारक शाह जो सिक्के चलाता है इसमें जो है अपना नाम लिखवाता है। क्या करता है? अपना नाम को उसमें लिखवाता है और पूरी तरह से ये स्वतंत्र शासक हो जाता है। इसके बाद दो छोटे छोटे और शासक होते हैं, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो ये सैयद वंश हम लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यही एक दो हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। एक इसका पूछता है संस्थापक कौन है खिज्र खां, और रैयत आला की उपाधि ये पूछता है। ठीक है, तो ये हो गए सैयद वंश, इसमें ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना है। सैयद वंश के हम लोग को आ जाना है लोदी वंश। सैयद और लोदी आपके एग्जाम में बहुत कम ही से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसे हम लोग इसे शॉर्ट में निपटा देते हैं। लोदी वंश का संस्थापक होता है बहलोल लोदी। लोदियों की खासियत क्या होती है देखिए, लोदी वंश से पहले जो हम लोगों ने चार पढ़ा, कौन कौन पढ़ा? गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। ये सारे जो थे तुर्की थे ना, तुर्क वाले थे, लेकिन ये जो थे ये पहले थे जो कि अफगानी थे। और दूसरे अफगानी कौन आएंगे पता है? शेर शाह जब हम लोग पढ़ेंगे वो दूसरा अफगानी होता है। तो पहला अफगान राजवंश जो आता है वो होता है लोदियों का। ठीक है, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन हो गया? बहलोल लोदी। अब देखिए बहलोल लोदी के बारे में क्या क्या है। बहलोल लोदी का जो है लोदी वंश का संस्थापक माना जाता है, इसे हम लोग जान ही गए। और इसने जो एक बहलोल सिक्का चलाता है, क्या चलाता है? आपसे अगर पूछा है बहलोल सिक्का किसने चलाया तो आसान है, बहलोल सिक्का बहलोल लोदी ने चलाया। और ये सिक्का जो होता था वो क्या होता था? चांदी का हुआ करता था। ठीक है, तो बहलोल लोदी के बारे में इतना ही। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आता है सिकंदर लोदी। कौन आता है? सिकंदर लोदी। इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। सिकंदर लोदी का सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि आगरा की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर जो भी देख रहे हैं जहाँ ताजमहल है वो सिकंदर लोदी ने ही बसाया था। ठीक है, इसने जो भूमि माप की एक पद्धति अपनाई, क्या अपनाई? भूमि माप की एक पद्धति अपनाई जिसे कहा जाता था गज ए सिकंदरी। मतलब कि भूमि पहले मापा जाता था, उसके आधार पर कर लिया जाता था, इसे कहा जाता था गज ए सिकंदरी। ठीक है, और ये जो है कविताएं भी लिखता था, लेकिन अपने इस नाम से कविता नहीं लिखता था, वो जो है इस नाम से गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। क्या करता था? गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखता था? सिकंदर लोदी लिखता था। इसके बाद इसने जो आयुर्वेद का जो इसने अनुवाद करवाया। ठीक है, आयुर्वेद का अनुवाद करवाया, और ये जो है अनुवाद जो करवाया ये कहलाया फरहंग ए सिकंदरी। क्या कहलाया ये? फरहंग ए सिकंदरी। ठीक है, और एक खास बात याद रखना है कि वास्को डी गामा जब भारत में आता है ना, वास्को डी गामा जब हम लोग भारत आता है, हम लोग जानते हैं कि वो जब आता है वहाँ का दक्षिण भारत का शासक जमोरीन रहता है। लेकिन अगर उत्तर भारत में पूछा जाए कि दिल्ली पर किसका शासन था तो लोदियों का शासन था, और लोदी में भी किसका शासन था? सिकंदर लोदी का शासन था। इसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, वास्को डी गामा जब 1498 में भारत में आता है तो उत्तर भारत में किसका शासन था? लोदियों का शासन था, और लोदी में भी सिकंदर लोदी का शासन था। इसे हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका सिकंदर लोदी। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को आप लोग सब जानते हैं। 1526 में बाबर के साथ इसका युद्ध होता है जो कहलाता है पानीपत का युद्ध, और युद्ध में ही इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और इसके बाद जो है मुगलों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा, और ये युद्ध में मारे जाने वाला दिल्ली सल्तनत का इकलौता शासक है। कौन? इब्राहिम लोदी। इससे पहले जो भी शासक हुए युद्ध में कोई नहीं मारा गया, तो युद्ध से भाग गए या फिर उनकी मृत्यु अन्य कारणों से हुई, लेकिन युद्ध में मारे जाने वाला ये पहला शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी 1526 में बाबर के हाथों मारा जाता है पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में। इसके बाद जो है मुगलों का कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे दिल्ली सल्तनत को निपटा दिया। गुलाब खिलो तो सूंघ लो, इसे याद रखना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। ठीक है, इन पांचों राजवंशों को क्रम से याद रखना है। इसके जो मेन बातें थी वो मैंने सारी बता दी है। ये सारे जो थे फैक्ट थे आप लेके, बस आपके एग्जाम में अक्सर सीधा देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने सारे फैक्ट्स को बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, परिवार से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।